चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सब्सटेंस बार इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, तो आंसर भी आ गया आपका। सब्सटेंस बार क्या होता है, ये बेसिकली जो ऊबड़ खाबड़ जगह होती है वहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक रॉड होती है, आपको मालूम है, आंसर आपने बता दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ इरेगुलर प्लॉटेड फिगर कैन बी इजिली डिटरमाइंड बाई यूजिंग इंस्ट्रूमेंट नेम्ड एज, हाँ जी अगला, तो सबको मालूम है प्लानीमीटर, प्लान से प्लानीमीटर आया, तो प्लानीमीटर क्या करता है, इससे आप, इसमें एक सिलेंडर लगा होता है, उसको रोल करके इसके थ्रू आप किसी भी इरेगुलर शेप का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तो क्लाइनोमीटर इज मोस्टली यूज फॉर मेजरिंग। अब देखो क्लाइनो इसी में वर्ड है इनक्लाइंड, इनक्लाइंड से क्लाइनो बना होगा, तो बेसिकली क्या है, इट इज यूज टू मेजर एंगल्स और स्लोप। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। अगला सवाल, सेम क्वेश्चन अगेन रिपीटेड है, इसको दोबारा इसलिए लिया क्योंकि यूपीपीएससी में आया हुआ है। सब्सटेंस बार कैन बी यूज टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल एंगल या वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, अगेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज्ड एज क्लाइनोमीटर। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं जो एबनी लेवल होता है इसको आप एज ए क्लाइनोमीटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी, मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है, व्हाट इज मेटासेंट्रिक हाइट, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी, क्या किससे रिप्रेजेंट, जी एम से, तो जी क्या होता था आपके पास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और एम क्या होता था, मेटा सेंटर, तो इज द डिस्टेंस बिटवीन दी मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए भैया ये सवाल कीजिए, यहाँ पे एक तुक्का लगाने का तरीका बता रहे हैं आपको, तुक्का लगाने का तरीका, कि जब कभी भी इस तरीके का दिखे ना, ये 4/5√3 और ये 5/4√3, तो जनरली क्या होता है कि एग्जामिनर इसमें थोड़ा बहुत चेंज करता है सही ऑप्शन में, तो इन दोनों में से ही कोई एक सही होगा, ये दोनों में से नहीं होगा जनरली, हमेशा नहीं, जनरली। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6 फ्लोट्स इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इन वाटर विद इट्स एक्सिस वर्टिकली। ये एक रॉड है, जो पानी में वर्टिकली फ्लोट कर रही है, और ये कैसे इक्विलिब्रियम में है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, कैसे में भैया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। अगर फ्लोटिंग बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होती है तो इसका मेटासेंट्रिक हाइट जीएम क्या होता है, 0। जीएम क्या हो रहा है, 0। अब जीएम क्या होता था, जीएम होता था आपके पास BG माइनस I/V बार इज इक्वल्स टू, ये जीएम बराबर और इज इक्वल टू क्या, 0। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, BG इज इक्वल्स टू हो जाएगा I/V बार। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें चाहिए, पहला ये VG डिस्टेंस क्या होगी, तो व्हाट इज BG डिस्टेंस, BG डिस्टेंस होती थी सेंटर ऑफ बायोन्सी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की डिस्टेंस।
तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो मुझे मालूम है कि कहाँ होगी, L/2 पर, ये G हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो गई आपके पास L/2। अब जो सेंटर ऑफ बायोंसी होगा वो यहाँ कहीं होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी H/2। तो BG हो जाएगा आपके पास L/2 माइनस H/2। तो सबसे पहले तो ये आपको H निकालना पड़ेगा कि इसका कितना पोर्शन इसका पानी के अंदर है। उसके बाद में I/V इज नथिंग बट ये तो क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लान। तो ये क्या हो जाएगा π/64 d⁴, और ये क्या हो जाएगा आपके पास एरिया और वॉल्यूम क्या हो जाएगा π/4 d² इंटू H। तो जो मेन कैलकुलेशन है वो ये H निकालना है, उसके बाद तो ये इजी है, ठीक है। डायरेक्ट शॉर्टकट भी बता रहे हैं संजीव जी, L/D बराबर 1/√8s इंटू S-1। बहुत बढ़िया। तो समझ रहे हैं इसको। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले H निकालिए। तो H कैसे निकलेगा, तो सॉलिड सिलेंडर लेंथ L एंड डायमीटर D एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6 फ्लोट्स इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इन वाटर। तो इसका मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताया था, बट स्टिल आप लोग कर लीजिएगा कि इसका एरिया तो आपका क्या है कांस्टेंट, तो लेंथ L हो जाएगी, तो रो इंटू G से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका किसका हो जाएगा, ये वेट आ जाएगा सिलेंडर का। तो सिलेंडर की डेंसिटी को मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ, 0.6 रो G और इजिकल्स टू पानी के अंदर इसका जो हाइट है वो H मान लेंगे, तो A इंटू H इंटू क्या हो जाएगा रो G, रो W, ये क्या है रो W। तो रो G से आपका ये काफ़ी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट। तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी 0.6 L। H की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0.6 L, यानी कि S इंटू L, ये आपको पहले भी बताया गया। अब एक बार H की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, अब आपने क्या कर देना है, इन दोनों टर्म को इक्वेट कर देना है। तो मैं ये सारा का सारा जो एक्स्ट्रा टर्म है उन सबको हटा दे रहा हूँ। तो देखिए भैया L/2 माइनस H की वैल्यू कितनी रखेंगे आप लोग 0.6 L, ठीक है 0.6 L। तो 0.6 L/2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास 1/16 चार्ज, ठीक है। और ऊपर बचेगा आपके पास d² और नीचे आपके पास क्या आएगा, यह आएगा H। और H को अगेन आप यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको लिख लेंगे आप 0.6 टाइम्स L। अब मुझे तो सब यहीं पे करना है, आप तो अलग अलग करते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेटा लेफ्ट साइड में क्या होगा 0.5 L माइनस 0.3 L, तो लेफ्ट साइड में बचेगा 0.2 L, और राइट साइड में क्या हो जाएगा d² अपॉन 9.6 L। तो यहाँ से हो जाएगा d² अपॉन L² इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 9.6। अब हमसे क्या पूछा है, D/L या L/D? L/D पूछा है, तो उल्टा करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो L² अपॉन D² इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 1/0.2 इंटू 9.6। तो ऊपर कर देना 100 और नीचे हो जाएगा आपके पास ये, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब भैया इसके आगे आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो L/D इज इक्वल्स टू 2 से काट दो इसे, तो ऊपर बचेगा 25, तो ये रहेगा 5 और 48 का अंडर रूट लेंगे तो यहाँ 4√3। तो L/D आ गया 5/4√3। सर बायोंसी फोर्स फ्लोटिंग बॉडी के लिए डिस्प्लेस लिक्विड के वेट से ज़्यादा कैसे हो जाता है? किसने बोला कि बायोंसी फोर्स है वो फ्लोटिंग बॉडी के डिस्प्लेस लिक्विड के वेट से ज़्यादा है? कृष्णा जी, बायोंसी फोर्स जो होगा वो हमेशा, ये हमने क्या किया है, ये ऑब्जेक्ट का वेट है, ऑब्जेक्ट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.6 है, ये ऑब्जेक्ट का वेट है, और ये क्या है आपका बायोंसी फोर्स है। बायोंसी फोर्स क्या है,
एरिया ए और एच क्या है, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ इतना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है ना बेटा, तो इसका वॉल्यूम, तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये था, ये आपके पास एक सिलेंडर है, इसका इतना पोर्शन जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जीएम को जीरो करना पड़ेगा। जीएम क्या होता था, ये होता था बीएम माइनस बीजी, तो या बीएम नहीं सॉरी, हाँ ये होता था बीजी माइनस बीएम, तो बीजी माइनस इसको हम लिखते हैं आई अपॉन वी बार इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बीजी तो आप समझ गए, सेंटर ऑफ बायोन्सी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की डिस्टेंस। तो अगर ये टोटल लेंथ इसकी एल है तो ये जी कहाँ पर होगा, L/2 पर। अब सेंटर ऑफ बायोन्सी कहाँ होता था, लिक्विड डिस्प्लेस के सेंटर पर, तो ये अगर एच है तो ये हाइट कितनी होगी, H/2, तो बीजी आपके पास ईजिली आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है, इसके प्लान का मोमेंट ऑफ इनर्शिया π/64 डी की पावर 4। ये वाला वॉल्यूम कितना होगा, π/4 डी स्क्वायर इंटू जितनी भी डेप्थ पानी के अंदर है यानी कि एच। तो सारी की सारी कैलकुलेशन कहाँ आकर अटक गई, एच पर। एच कैसे निकालेंगे, इसके वेट को बायोन्सी फोर्स के बराबर कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल, A piece of wood having weight 5 kg floats in water with 60% of its volume in the liquid. The specific gravity of body is. हाँ जी, A piece of wood having weight 5 kg floats in water with 60% of its volume in the liquid. The specific gravity of wood is. तो wood की specific gravity S मान लीजिए। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी कितनी रहेगी, S इंटू रो डब्ल्यू, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपके पास, मान लीजिए A इंटू एल ले लिया आपने। ठीक है, तो वॉल्यूम का V ही रख दो यार, क्या करना है, और इंटू जी कर दो। ये क्या आ गया आपका, वुड का वेट। शॉर्टकट भी आपको मालूम है, लेकिन आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। अब इसका 60%, अब जो डिस्प्लेस वाटर होगा उसका क्या होगा, रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू बी बार। अब बी बार कितना बोल रहा है आपसे, बी बार बोल रहा है कि सर जी 60%, यानी कि 0.6 बी, 0.6 बी। तो यहाँ से रो डब्ल्यू बी जी सब कैंसिल हो गया, एस की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6। लेकिन कुछ बच्चे पता नहीं क्यों 0.83 आंसर कर रहे हैं। ठीक है हेमंत जी, टॉपिक वाइज है क्वेश्चन, टॉपिक वाइज है लेकिन सब्जेक्ट वाइज भी है। अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसी को आप शॉर्टकट से कैसे करेंगे, तो आपको मालूम है, अभी आपको बताया था कि H इज इक्वल्स टू क्या होता है, S इंटू एल होता है। H इज इक्वल्स टू क्या होता है, S इंटू एल। ठीक है, तो अब एरिया तो कांस्टेंट है, तो अगर मैं दोनों साइड में एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइड में अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, सबमर्ज्ड वॉल्यूम, जो कितना है 0.6 बी, और राइट साइड में ये क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम V। तो यहाँ से सीधे सीधे S की वैल्यू कितनी आ गई, 0.6। तो आप ये शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इज 0.6। अगला सवाल, अगला सवाल कीजिए। अर्थ प्रेशर ही होगा भैया कल। वीडियो चल नहीं रहा है, चल तो रहा है बालक, कैसे नहीं चल रहा है, आंसर कीजिए फटाफट। A circular plate 1 meter in diameter
सर्कुलर की जगह एलिप्टिकल हो गई। ये सर्कुलर प्लेट है जिसका डायमीटर 1 मीटर देगा। सबमर्ज्ड वर्टिकली इन वाटर सच दैट इट्स अपर एज इज 8 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। ये वाटर की फ्री सरफेस है और इसकी जो अपर सरफेस है वो यहाँ से कितने पर है आपका, 8 मीटर पर है। अब तक तो बच्चों के आंसर भी आ गए होंगे, बहुत बढ़िया। वन मीटर डायामीटर और यहाँ से यहाँ तक का ये कितना है आपको दे रखा है 1 मीटर। तो आप लोग जानते हैं भैया जो टोटल प्रेशर होता है वो कितना होता है, रो जी एच बार इंटू ए, जहाँ एच बार क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस जो होगी आपके पास वो एच बार होगी। तो सब कुछ तो आपको मालूम ही है। तो किलो न्यूटन में आपका आंसर है। तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू जो होती है वो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। एच बार जो हो जाएगा वो आपके पास 8.5 हो जाएगा, है ना। और एरिया कितना हो जाएगा, π/4 डी स्क्वायर, π/4 डी स्क्वायर। अब डायमीटर 1 है तो सीधे सीधे π/4 कितना रहेगा, 0.785 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपने, आंसर आ जाएगा आपका, जो कि आ चुका है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाते तो इसको 10 ले लो, इसको 8 ले लो, इसको 8 ले लो। तो 64 आता, 64 तब भी आंसर आता। ठीक है, हर जगह तो नहीं लगेगा अप्रोक्सीमेशन, लेकिन यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि ये 6.7 है, ये 45 बहुत कम है, ये 77 काफ़ी ज़्यादा है। तो 8.5 को 8 मान लिया, इस 0.785 को 0.8, इसको बढ़ा दिया, उसको घटा दिया और ये 10 कर दिया। ठीक है, तो लेकिन हर जगह नहीं लगेगा। गुड, अगला क्वेश्चन। A solid is subtended by a thread ये कोई सॉलिड था जिसे एक थ्रेड से बांध दिया। द बॉडी सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड, ओके। इसको फिर आपने क्या कर दिया, लिक्विड में इस तरह से सबमर्ज कर दिया। इफ वी एंड गामा बी आर द वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक वेट ऑफ द बॉडी आर 1 मीटर क्यूब एंड 25 किलो न्यूटन। तो वॉल्यूम जो है वो 1 मीटर क्यूब है और जो वेट है वो 25 किलो न्यूटन है। एंड द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड गामा डब्ल्यू जो है वो आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, ओके। द टेंशन इन द थ्रेड इज, तो भैया सिंपल सी बात है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, ऊपर की ओर टेंशन लगेगा, ऊपर की ओर ही इस पर बायोंसी फोर्स लगेगा और नीचे की ओर क्या लगेगा, वेट लगेगा। नीचे की ओर क्या लगेगा, वेट लगेगा। आंसर भी आ गया, शाबाश यार, तुम लोग तो बड़े खतरनाक हो रहे हो यार। मतलब मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, इतने में तुम्हारे आंसर आ जा रहे हैं, क्या बात है। तो देखिए भैया, टेंशन प्लस बायोंसी फोर्स जो लगेगा इसके वॉल्यूम के बराबर। अब इसका वॉल्यूम क्या है 1, तो 1 मीटर क्यूब पानी का वेट या जो भी फ्लूइड होगा वो गामा डब्ल्यू हो जाएगा। तो T + 10 बराबर, और W कितना है 25, तो T की वैल्यू कितनी रहेगी 15। तो आंसर इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक शेयर सब्सक्राइब चलता रहेगा भैया। A merchant ship has metacentric height of 2.7 meter. After unloading, it increased to 3.6 meter. The ratio of time period before and after unloading the cargo ship. तो T1/T2 पूछा है आपसे। आया किसी का आंसर?
2 बालक या 1 बालक। चलो, तो देखिए भाई, आप लोग जानते हैं सीधे सीधे कि जो टाइम पीरियड होता था वो क्या होता था आपके पास, 2 पाई अंडर रूट में लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन के स्क्वायर अपॉन जी इंटू जी एम। जी एम क्या होता था, मेटासेंट्रिक हाइट। तो आप कह सकते हैं कि टी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मेटासेंट्रिक हाइट के अंडर रूट के। तो हम लोग क्या निकालना है हमें, T1 अपॉन T2। तो T1 अपॉन T2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में GM2 अपॉन GM1। तो बाद में हो गया 3.6 और पहले था 2.7। तो 4 नम 36, 4 तिया 27। तो 4/3 बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। अगला सवाल, चलो भाई ऐसे ही सही आंसर देते रहो आप। अच्छा देख लो, इस वाले सवाल में भी जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, तरीका बताया था ना कि यहाँ √3/4 है और यहाँ √4/3 है। तो इन दोनों में से ही कोई एक सही होगा, इन दोनों में से ही कोई एक सही होगा, ठीक है। तो ये जनरली 90% केसेस में जो है वो वर्क करता है, ठीक है। जनरली 90% केसेस में वर्क करता है, ठीक है। ये साइकोलॉजी होती है टीचर्स की क्वेश्चन फ्रेम करते समय ना, पहले तो वो गिवन ऑप्शन में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश करते हैं, फिर क्या करते हैं कि फिर सोचते हैं अब इसमें जो करना तो हो गया, अब अलग से ऑप्शन बनाओ, तो फर्जी से फिर कुछ भी रख देते हैं ऑप्शन। इन अ ट्रेपेजॉइडल एफिशिएंट चैनल सेक्शन द रेशियो ऑफ बेड विड्थ टू द डेप्थ इज। ये सवाल बताइए भैया। ट्रेपेजॉइडल चैनल है आपके पास, ये विड्थ b है और ये आपके पास डेप्थ जो है वो y है। तो हमसे क्या पूछा है, ये भी पढ़ लेना, v/y पूछा है, ना कि y/v। b/y आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए भैया, ये एंगल 60 डिग्री होता था, तो इस ट्राइंगल में ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। ओके, तो ये हाइट आपके पास y हो जाएगी। अब आपको याद होगा कि ये जो मोस्ट एफिशिएंट चैनल होता था, ये एक रेगुलर हेक्सागन का पार्ट होता था। तो अगर ये b है तो ये भी आपका क्या होगा, b होगा। अब इस ट्राइंगल में आप sin 60 लगा दो, तो sin 60 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो y/b बराबर क्या, √3/2। तो b/y क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, 2/√3। आंसर इज 2/√3। एक मिनट रुक जाओ, 2/√3, हाँ सही था, एक से बड़ा ही होता होगा। √3 की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी है ना, तो एक ही ऑप्शन है जो 1 से बड़ा है, तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक किसी को, नो समस्या एट ऑल। तो अगला सवाल करवाया जाए। A very wide rectangular channel n बराबर 0.015 is to carry a uniform discharge at a depth of 1 meter and Froude number 0.5. The required bottom slope is, n मतलब मैनिंग्स कांस्टेंट दिया हुआ है। तो अगर मैनिंग्स कांस्टेंट दिया हुआ है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, 1/n m⁻²/3 इंटू आई की पावर हाफ। तो भैया i तो हमें निकालना है, n हमें दिया हुआ है, m कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। तो हालांकि वाइड चैनल के लिए m की वैल्यू जो वो डेप्थ के बराबर ही हो जाती है। तो m बराबर क्या होता था, एरिया, एरिया क्या, वी वाई अपॉन वेटेड पेरीमीटर क्या, b+2y। तो आपको याद है यहाँ पर एक फिलॉसफी आपको बताई थी, तो 2y को हम लोग इसके सामने नेगलेक्ट कर देंगे तो b से b कैंसिल, m की वैल्यू y आती थी, m की वैल्यू y।
तो ये रहेगा 1/n इंटू वाई की पावर 2/3 इंटू आई की पावर हाफ वेलोसिटी। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, सवाल में n दिया हुआ है, डेप्थ हमें 1 मीटर दी हुई है, तो n दिया है, y दिया है, i हमें फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी नहीं मालूम, वेलोसिटी नहीं मालूम। लीजिए ये रहा सवाल आपके सामने। हाँ जी, बहुत से बच्चों का आंसर भी आ गया। आंसर इसी का है क्या? ए जो आंसर है वो पिछले सवाल का था या इस सवाल का आंसर दे रहे हो? वेलोसिटी फाइंड आउट कैसे करेंगे? ठीक, बिल्कुल सही सवाल। तो आप समझ गए वेलोसिटी कैसे निकालना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए ही आपको फ्रॉड नंबर दिया हुआ है। तो फ्रॉड नंबर क्या होता है? v/√gy। अगेन आपको y मालूम है, g मालूम है, फ्रॉड नंबर मालूम है, तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपके पास? f/√gy। तो इसको उठा के रखिएगा यहाँ, प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो f/√gy इज इक्वल्स टू 1/n इंटू वाई की पावर 2/3 इंटू आई की पावर हाफ। हालांकि क्योंकि y आपका 1 है, तो y आपका 1 है, इसलिए y वाली टर्म जो है वो ऑलरेडी यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी? गायब हो जाएगी। अब कैलकुलेशन तुम लोग कैसे कर रहे हो यार, ये खतरनाक बात है। फ्राउड नंबर 0.5 √g। अच्छा एक बात याद रखना, कुछ वैल्यू जैसे √g, √पाई, ठीक है, 1/g, ये सारी वैल्यूज़ अगर आप एक जगह लिख कर याद कर लो तो ऐसी जगह पर काफ़ी काम आती हैं। जैसे √g की वैल्यू हमें मालूम हो तो दिक्कत नहीं होगी। n की वैल्यू 0.015, ठीक है, और बाद में दोनों तरफ क्या कर देना? स्क्वायर कर देना, तो आई आपका निकल आएगा। प्ले लिस्ट बनी हुई है अभिषेक जी, प्ले लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो आंसर जो है वो आंसर तो बी ही आ रहा है आपका, कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा। हाँ, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, मुझे खुद टाइम लग रहा है कैलकुलेशन में। मैं तो खुद सोच रहा हूँ मैं कैसे कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है, कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है। क्लियर हो गया? यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अगला सवाल, ऑप्शन गलत है, 0.0005। कोई बात नहीं, क्लोजेस्ट वाला लगा दो बालक, क्लोजेस्ट वाला लगा दो। तो ये तो आपको डायरेक्टली डाटा पड़ा होगा कि अगर ये कोई इंक्लाइन प्लेन थी, ये कोई इंक्लाइन प्लेट थी और इस पर ये जेट आकर टकराता था थीटा एंगल पर, तो इधर डिस्चार्ज आपका जाता था कितना? Q2, और इधर जाता था Q1। तो Q1/Q2 जो होता था आपके पास वो क्या होता था? 1 + cos θ अपॉन 1 - cos θ। ये Q1/Q2 का रेशो होता था, ठीक है। तो जिधर एंगल ज़्यादा उधर डिस्चार्ज ज़्यादा, जिधर एंगल कम उधर डिस्चार्ज कम। हाँ, अगला सवाल, फ्लो नंबर इन टर्बाइंस इज डिफाइंड एज। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो टर्म होती है Q/ND3, दिस इज कॉल्ड फ्लो नंबर, ठीक है। फ्लो नंबर यूनिट क्वांटिटीज भी बताई थी, फ्लो नंबर सबको याद है। अगला सवाल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसको आप चाहे फ्लूइड का कह लो चाहे मैकेनिक्स का कह लो, एक ही। आंसर भी आ गया किसी का इसका। तो सवाल देखिए क्या है, एन अनसिमेट्रिकल स्प्रिंकलर हैज़ फ्रिक्शनलेस एंड इक्वल फ्लो थ्रू ईच ऑफ द 2 नोजल्स।
ये आपके पास एक स्प्रिंकलर है, ठीक है, जिससे एक किनारे से वेलोसिटी जा रही है 6 मीटर पर सेकेंड और दूसरे से आ रही है 9 मीटर पर सेकेंड। तो स्प्रिंकलर का प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था, ठीक है, रिएक्शन टरबाइन के नाम से, कि देखो जब यहाँ से पानी इधर जाता है तो इसकी रिएक्शन इधर आती है, और इसमें वाटर जब इधर जाएगा तो इसकी रिएक्शन इधर आएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, एक टॉर्क जनरेट होता है और उस टॉर्क की वजह से रोटेट करती है। अब एक बार बताओ, जब ये रोटेट करेगी तो किसी ओमेगा स्पीड से करेगी ना, तो ये कितना मान लो आप R1, और ये आप कितना मान लो R2, ये मान लो आप R2, ओमेगा तो सेम रहेगा ना। तो V बराबर क्या होता है R ओमेगा, वेलोसिटी क्या होता है R ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा V/R। तो आप लोग क्या लिख लेंगे, V1/R1 बराबर V2/R2। यहाँ से निकाल दो आप जो भी पूछे आपसे, पहले वेलोसिटी 6 और बाद में 9 दी है। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द नोजल्स फ्रॉम द रोटेटिंग शाफ्ट। तो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो उल्टा कर दो, अगर वेलोसिटी 6:9 के रेशियो में है तो ये 9:6 के रेशियो में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आंसर हो गया आपका ए। अगला सवाल, ये तो सबको पता है, लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप कितना होता है, डेप्थ ऑफ जंप का 5 से 7 गुना। अगला सवाल, अब आपका समझ लो बिल्कुल आपका एग्जाम लाइक कंडीशन चल रही है इस समय। एग्जाम में भी होता है ना, 2-3 क्वेश्चन इजी, फिर एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट, फिर 2-3 क्वेश्चन इजी, फिर एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट, 1-2 थ्योरी क्वेश्चन, 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो थोड़ा सा उस तरीके से बिल्कुल ढूंढ ढूंढ कर छांट छांट के डिफिकल्ट क्वेश्चन लाने से भी नहीं फ़ायदा होता। मतलब आपके आते हुए क्वेश्चंस भी होने चाहिए, ताकि आपको मालूम तो रहे कि अगर हम एक बैलेंस पेपर बनाने की कोशिश करें तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको आते हुए आएंगे, ठीक है। और एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, देख लेना। तो द मेन फंक्शन ऑफ सर्ज टैंक, सर्ज टैंक क्या होता है कि जो पेन स्टॉक पाइप होता है, तो यहाँ पर एक टैंक बना दिया जाता है। अब मान लो यहाँ पर जो मशीन लगी है, उस मशीन को अगर किसी वजह से सडनली रोका जाए, तो इसमें जब वाटर सडनली रुकेगा तो यहाँ पर वाटर हैमर होने के चांसेस होंगे। तो वाटर क्या कर जाएगा, इस टैंक में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जब इस मशीन को चलाना होगा तो उस वाटर को रीयूटिलाइज कर लेते हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर हैमर, वाटर हैमर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल, ये भी सबको आता होगा। अब देखो मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता होता है, बट फिर भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस में इनको रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि कॉमन क्वेश्चन भी आपके एक तरह से ऐसे रिवाइज होते रहे। द नाइट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इन डोमेस्टिक सप्लाई इज जनरली लिमिटेड टू, तो सब जानते हैं 45 ppm रखते हैं हम लोग, ठीक है। और इस वैसे तो हम लोगों को इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इन्फेंट्स होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, उनको दिक्कत होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, सबको मालूम है। अगला सवाल, बट ये सबको नहीं मालूम है। इफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज इन द रेंज ऑफ 250 to 750 माइक्रो म्यू पर सेंटीमीटर। म्यू क्या होता है, ओम का उल्टा। ओम होता है रेजिस्टेंस का यूनिट, म्यू होता है कंडक्टिविटी का यूनिट। तो देखिए 3 इडियट्स सबने देखी होगी, सॉल्ट वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 3 इडियट से हमें क्या ज्ञान मिलता है, बाबा रणछोड़ दास की सॉल्ट वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि सॉल्ट में NaCl जैसे है, तो इसमें क्या होते हैं आयन। अब जरूरी नमक की हो, कोई सा भी सॉल्ट हो सकता है,
पोटाशियम क्लोराइड हो सकता है, सोडियम आयोडाइड, एनी सॉल्ट। तो किसी भी सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 भौतिक विज्ञान फिजिक्स में कि आवेशित जो होता है, मतलब चार्ज जब मोशन में होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो पानी में, प्योर वाटर में करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन अगर उसके अंदर ये आयंस हो, सॉल्ट हो, तो उसके अंदर करंट जो है वो फ्लो करने लगता है। तो जितने ज़्यादा ये पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, कंडक्टिविटी होगी। तो कंडक्टिविटी को मेज़र करके वाटर को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सेलाइन मतलब खारापन, पानी का खारापन। ठीक है, खारापन। और ये ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, इसमें है क्या, नहीं है। लो सेलाइन वाटर, मॉडरेट, हाई सेलाइन, वेरी हाई। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा, ये टेबल इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगर 70 माइक्रोम्यू पर सेंटीमीटर से कम है तो नॉन सेलाइन, मीठा पानी रहेगा, खारा नहीं रहेगा। 70 से 200 है तो स्लाइटली सेलाइन, थोड़ा सा खारा हो जाएगा। 200 से 1000 तो मॉडरेट हो जाएगा। 1000 से 2500 में आपका हाईली, 2500 से 4500 वेरी हाईली, और 4500 से तो ब्राइन सोल्यूशन होता है कि आपने नमक को ही पानी में प्रॉपरली घोल लिया है। ठीक है, क्लियर है। अब लाइक करके छोड़ दो, बाद में ऐड ऑन हो जाएगा वो। तो आपका कौन सी कैटेगरी में आया है ये सवाल में, 250 से 750। तो 250 से 750 कौन सी रेंज में आ गया इसमें, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, मॉडरेटली सेलाइन। NaCl को नहीं कहते, NaCl के पानी को बोलते हैं। ये मेडिकल इंडस्ट्री में भी होता है, ये जो बोतलें चलाई जाती है ना, तो ब्राइन सोल्यूशन भी चलाया जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ब्लड प्रेशर जिसका लो होगा तो उसको ब्राइन सोल्यूशन चलाया जाएगा ताकि उसका BP नॉर्मल हो जाए। अगला सवाल, द एसिडिटी ऑफ वाटर डेवलप्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर इज। तो देखो, हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी कोल्ड ड्रिंक होती हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। उनमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और CO2 प्लस वाटर जो बनाता है वो क्या बनाता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और आपको मालूम है हमारे टीथ में जो कैल्शियम होता है वो एक बेसिक मटेरियल है। तो बेस और एसिड जब मिलेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट। थोड़े टाइम बाद में दांत जब किट करके टूटने लगते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो हम लोग कितने ज्ञानी हैं कि जिस कार्बन डाइऑक्साइड को जिंदगी भर हम लोग अपनी बॉडी से बाहर फेंकते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड वाली ड्रिंक को हम लोग पैसा दे के फिर दोबारा अपनी बॉडी में डालते हैं। ठीक है, बॉडी में डालते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, मोहित श्रीवास्तव का सर मेरे टीथ में झंझनाहट, आप सेंसोडाइन लो, फिर सेंसोडाइन। pH वैल्यू रिप्रेजेंट अ स्ट्रॉन्गर एसिड, क्या आंसर होगा। तो याद रखिएगा, pH जितनी कम होगी उतना एसिडिक होगा, और pH जितनी ज़्यादा होगी उतना बेसिक होगा। तो ये न्यूट्रल है, ये बेसिक है, 5 भी एसिडिक है और 1 भी एसिडिक है, बट 1 इज़ मोर एसिड। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ज़्यादा एसिडिक होगा या डाइल्यूट H2SO4 ज़्यादा एसिडिक होगा। देखते हैं कितनों को इतनी थोड़ी बहुत केमिस्ट्री याद है। कौन सा एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 या डाइल्यूट H2SO4। तुक्का लगा रहे हो या सही में पता है, तुक्का लगा रहे हो या सही में पता है। तो देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉन्सनट्रेटेड वाला होता तो मैं पूछता ही नहीं। तो जो डाइल्यूट एसिड होता है ना, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है कॉन्सनट्रेटेड से। ठीक है, और याद रखना, ऐसे जो HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक, याद रखिएगा जब ये गैसियस फेज में होता है तो एसिड नहीं होता है,
गैस में एसिड नहीं है ये। जब ये पानी में जाएगा, वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन, तब ये एसिडिक बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो किसी भी सब्सटेंस को जब हम लोग पानी में डालते हैं, वाटर में, तब वो टूटता है। नमक कहाँ टूटता है? पानी में डालने पर। तो डाइल्यूट H2SO4 में पानी ज़्यादा है और H2SO4 कम है, तो जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी ईजिली ये टूटेगा, और जितना ईजिली ये टूटेगा, H+ देगा, उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। ठीक है, उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड में एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बट H+ कौन ज़्यादा ईजिली देता है? डाइल्यूट वाला। एक बार महावीर स्वामी थे, तो वो अपने शिष्यों के साथ कहीं पर गए, जाते थे वहाँ पर, तो लोग दान देते थे, जैसे ना दान। तो वहाँ बड़े राजा महाराजा आए, तो वो जो भी देते थे तो महावीर जी उसे क्या करते थे? एक हाथ से स्वीकार करते थे। तो वहाँ पर एक बुढ़िया आई, उस बूढ़ी अम्मा के पास आधा अनार था, तो वो आधा अनार जब बुढ़िया ने दिया उनको, तो उन्होंने दोनों हाथों से स्वीकार किया। तो उनके चेलों ने पूछा, भाई ये क्या है? वो इतना बड़ा बड़ा दान कर रहे, तो आप एक हाथ से ले रहे थे, और उनका आधा अनार आपने पूरे दोनों हाथों से लिया। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है कि ज़्यादा देना वो नहीं है, कौन कितना ईजिली दे रहा है। तो एसिड की डेफिनेशन होती है कि जो H+ जितना आसानी से देगा वो स्ट्रॉन्गर होता है। तो डाइल्यूट जो होता है वो जल्दी H+ देता है, इसलिए स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, चलो थोड़ी सी केमिस्ट्री बाहर आ गई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं तो कहोगे सर आप तो केमिस्ट्री पढ़ाने लगे। एम्पियन इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ, किसके लिए यूज़ करता है? मोस्ट प्रोबेबल नंबर है, तो सबको मालूम है, कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया काउंट करने के लिए। ठीक है, जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय, तो जीरो हार्डनेस आपको मालूम है जियोलाइट प्रोसेस या जो आयन एक्सचेंज मेथड होता है, इससे 100% हार्डनेस जो है वो ख़त्म की जा सकती है। देख रहे हो आप कितना, पहले ना ऐड आता था टीवी में किसी डिटर्जेंट का, इसमें जियोलाइट है। अब जियोलाइट आदमी को पता तो होता नहीं है क्या होता है जियोलाइट, तो हम लोग सोचते हैं अरे जियोलाइट है, कपड़ा साफ करेगा, जबकि अपने यहाँ पर जो नॉर्मल कंडीशंस हैं जहाँ पर पानी हार्ड नहीं है, साबुन ईजिली झाग देता है, वहाँ पर जियोलाइट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जियोलाइट वहीं काम का है जहाँ का पानी हार्ड है, तो बेफ को बनाने के लिए वो लोग साबुन का ऐड करते थे। तो देखो जियोलाइट क्या होता है, जियोलाइट को आप लोग Na2Z लिख सकते हो। ठीक है, और जो हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट सल्फेट क्लोराइड की वजह से हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करता है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो Z के साथ होकर अलग हो जाते हैं, और जो बाकी आयन्स हैं वो सोडियम के साथ क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल सॉल्ट्स बना लेते हैं। परमिटेट यही होता है, सोडियम जो लाइट ही होता है, सोडियम का एल्यूमिनोसिलिकेट होता है, सोडियम का एल्यूमिनोसिलिकेट वही परमिटेट होता है। अभी कल परसों क्लास में करवाया था, आपने शायद वाली क्लास नहीं की। अगला सवाल, अगला सवाल, जियोलाइट रीयूजेबल होता है, उसको दोबारा से रिकवर किया जा सकता है, तो महंगा भी होगा तो कोई फर्क नहीं। नाउ मैक्सिमम सुपर एलिवेशन अलाउड कंसिडरिंग एवरेज स्पीड 3/4 मतलब कितना? 75%। तो जब हम लोग 75% स्पीड कंसिडर करते हैं डिज़ाइन के लिए, तो मैक्सिमम एलिवेशन कितना लेते हैं हम लोग? सुपर एलिवेशन 7%। ठीक है, अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल। तो क्या होता है जब हम लोग ट्रांजिशन कर्व लगाते हैं, तो हमें कर्व को थोड़ा सा क्या करना पड़ता है? शिफ्ट करना पड़ता है, ताकि टेंजेंट और कर्व के बीच में जगह बन सके। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता था? LS²/24R, यही होता था। तो यहाँ से शिफ्ट जो है, शिफ्ट ऑफ द कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? L² एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो बी आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगला सवाल। While aligning a highway in a built-up area, it was necessary to provide a horizontal circular curve of radius 375 meter. The design speed is 75 kmph. What is the super elevation rate? तो देखिए सुपर एलिवेशन क्या करते हैं, पहले हम लोग 75% स्पीड के लिए क्या किया जाता है? डिज़ाइन किया जाता है।
75% स्पीड के लिए जब डिज़ाइन करेंगे और स्पीड आपकी kmph में होगी तो फॉर्मूला होता है कि आपके पास v²/225R। कल कोई पूछ भी रहा था कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज़ करता है। अब ये वैल्यू जो है इट शुड नॉट बी मोर देन 0.07, ये 7% से ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0.7% से ज़्यादा हो गई तब फिर हम लोग क्या करते थे, E+F इज टू कैपिटल V² अपॉन कितना 127R, ये लेते थे है ना, हाँ 127R लेते थे। ठीक, फिर यहाँ से हम लोग क्या करते थे, E की वैल्यू 100% रखते थे 0.07 और यहाँ से F की वैल्यू निकालते थे। ठीक है, F की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 0.15 से क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। और इन दी एंड क्या करते थे, फिर हम स्पीड पर ही रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगा देते थे। तो भैया यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर ले आइएगा। क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का, 0.0667। तो 0.0667 जो लेस देन है 0.07 से, इसका मतलब ठीक है इतना ही सुपर एलिवेशन हम लोग क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। इतना ही सुपर एलिवेशन हम लोग क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। आप अपनी तरफ से लाइक करके छोड़ दीजिए, बाद में वो काउंट हो जाएगा वीडियो पर, डोंट वरी। ऐसे क्यों करते हैं डिजाइनिंग में सर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए। हम लोग फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते बेसिकली, हम लोग कहते हैं कि फ्रिक्शन पर रिलाई मत करो, और हम 100% डिज़ाइन स्पीड पे गाड़ी चलती नहीं है, ठीक है, उससे कम पर ही चलते, तो 75% के लिए लेकर चलते हैं। तो इकोनॉमिकल भी बनाना है और सेफ्टी भी रखनी है। तो फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, क्या होता था भैया C, और C का फॉर्मूला क्या होता था आपके पास 80/75 + V। V किस में होता था आपका, kmph में, km/h में। तो रख दीजिएगा, तो आ जाएगा तुरंत आपका, सबका आ गया होगा। तो 80/75 और 75 150, 0.5 से थोड़ा सा ही ज़्यादा आएगा, तो 0.53। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वैल्यूज रिकमेंडेड बाय IRC, ये भी सब कर लेंगे। 0.35 से 0.4 लॉन्गिट्यूडनल, और लेटरल कितना लेते थे, 0.15। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा भैया। अगला सवाल, द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इज, तो E+F इज टू हम लोग कितना लेते थे, V²/127R, अभी पीछे लिखा था। तो एब्सोल्यूट मिनिमम, जब R मिनिमम होगा तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी आपके पास, मैक्सिमम। तो E की मैक्सिमम वैल्यू 0.07, फ्रिक्शन की 0.15 इज इक्वल्स टू V²/127 R मिनिमम, यही होगा। ठीक है, और इसको रट्टा मार लीजिए आप लोग, एब्सोल्यूट R मिनिमम, ये V² होता है आपके पास 27.9, अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं V²/28। तो आंसर हो जाएगा A। बारह बजे कहाँ शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब, अच्छा। रेजिंग ऑफ सेंटर ऑफ रोड विद रेस्पेक्ट टू एज इज नोन एज, किसी सड़क के किनारे को, किसी सड़क के सेंटर को किनारे की अपेक्षा जो उठाते हैं उसे क्या कहते हैं, क्या होता है भैया, कैम्बर। अगला सवाल, डिस्टेंस बिटवीन इनर फेसेस ऑफ द फ्लैंजेस इज इक्वल टू गेज डिस्टेंस। इनर फ्लैंजेस के बीच की डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, गेज डिस्टेंस कहते हैं ना, यही तो होता है। अगला, अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग टेस्ट्स आर कंडक्टेड फॉर रेल्स।
फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड फॉर रेल। देखो जो टेस्ट हैं वो तो तीनों ही किए जाते हैं, लेकिन जो कंपलसरी टेस्ट होते हैं वो शुरू के दो होते हैं, शुरू के दो, फॉलोइंग वेट टेस्ट एंड टेंसाइल टेस्ट, ये दोनों कंपलसरी होते हैं। थर्ड टेस्ट चॉइस पर है, ठीक है। तो आंसर इज 1 एंड 2, आंसर इज 1 एंड 2, ठीक है। कंपलसरी टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट एंड फॉलोइंग वेट टेस्ट। ये पीडीएफ दे दूंगा, यहां से पढ़ लेना इन टेस्ट के बारे में, ठीक है, लिखा हुआ है। अगला सवाल, रेलवे में हम लोग क्वेश्चन के तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो जब कैंट डेफिशिएंसी का और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के क्वेश्चन आएंगे तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन भी करवाएंगे। अभी मैं रेलवे में ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पे पहुंचा नहीं हूँ, ठीक है। अभी आपको सीक्वेंस समझ में आ गई होगी ना कि हम लोग कैसे लेके चल रहे हैं। एफएम में देख लो, आप हाईवे में देख लो, आप रेलवे में देख लो, ग्रेजुअली हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अपने आप टॉपिक्स आते जाएंगे। अब देखो इस क्वांटिटी को देखो 650, तो ये 13 के मल्टीप्लाई में है, यानी कि आप जो डिस्टेंस लेके चलोगे ब्रॉड गेज के लिए रेल लेंथ वो 13 लेके चलोगे, तो डेंसिटी कितनी रहेगी 18। तो टोटल स्लीपर हो जाएंगे, रेल हो जाएंगी 650/13 और 13 + 5 18, तो आंसर आ जाएगा आपका 900। अच्छा मान लो आप ऐसा करते कि जो कल सवाल करवाया था 12.8 मीटर लेंथ और उसमें जोड़ते 5 तो आता 17.8, तो स्लीपर तो आपके 18 ही आ जाते, लेकिन रेल लेंथ कितनी होती 650/12.8। तो अब ये जो आंसर आएगा वो 900 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आपकी वैल्यू आएगी 914 के आसपास, तब भी आपका आंसर जो होगा वो 900 ही रहेगा, 900 ही रहेगा। सुमित जी कह रहे हैं सर क्लास की टाइमिंग बता दो कब कब होती है। बेटा एक क्लास होती है आपकी 7 to 10 शाम में 7 से 10 3 आवर की, जिसमें हम डेली कुछ नया पढ़ते हैं। जैसे कल सॉइल में अर्थ प्रेशर थ्योरी पढ़ेंगे, आज कंसोलिडेशन पढ़ा था, कल उसमें फाउंडेशन पढ़ा था। और अगली क्लास होती है आपकी 11 से 12 साढ़े 12 तक, जब तक हमारे क्वेश्चन नहीं खत्म हो जाते। रात में 11 बजे से मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें चलते हैं हमारे, मिक्स्ड क्वेश्चन। और एक क्लास बहुत जल्दी दिन में 11 बजे स्टार्ट होगी, उसमें भी आपके क्वेश्चन चला करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्लीपर डेंसिटी का ही आप लोग कर लेंगे, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। नाउ मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट कुशन फॉर अ ब्रॉड गेज वुडन स्लीपर ऑफ इतना इतना इतना, ठीक है, जल्दी बताइए भैया। जल्दी बताइए। पर्सनली ब्लॉक कर दीजिए, आप सब पर्सनली ब्लॉक कर दीजिए, जो भी यहाँ पर अनुचित बालक लगता है उसको पर्सनली ब्लॉक कर दीजिए। आप सब देखिएगा ही नहीं, सबसे पहला काम क्या करना है आपने, पर्सनली ब्लॉक कर देना है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे कि कल ये बताया था आपको d बराबर क्या हो जाएगा s - w/2 बताया था, यहाँ रख दीजिए, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। s - w/2, तो ये कल भी करवाया था, केवल आपका ये फॉर्मूला जो है वो लगा रहा है, तो इस वजह से ये आपको बता दिया, ठीक है। तो हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था।
ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं हम लोग शाम में 7 बजे। कल मिलते हैं शाम